दीवार में एक गैप आ गया। ये खड़ा है ले से पानी आता है ये पानी के निशान है जी हैं जो कितना तेजी से पानी आता है देख रहे हो जी। पानी बहुत तेज आएगा। ये बेसमेंट है जहाँ पे पानी इस तरह से भर जाता है। का किंग्सफोर्ड कोर्ट में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनीश गुप्ता B400 किंग्सफोर्ड कोर्ट का पिछले 5 सालों से निवासी हूँ और यहाँ का प्रथम अध्यक्ष भी मैं ही था। सन 2018 में जब बिल्डर हमारे से एक छोटे से फ्लैट का 3900 रुपये 1400 स्क्वायर फीट फ्लैट का 3900 रुपये मेंटेनेंस लिया करता था, उस समय पर हमने लड़ाई शुरू की थी और हमारी मेंटेनेंस हैंडओवर हमने ली थी। उसके बाद आज वह मेंटेनेंस 3047 रुपये है, यानी कि 900 रुपये प्रति फ्लैट की बचत अगर देखें तो 12,000 रुपये करीब एक साल में अपने लोगों का बचाया। उस समय हमारी ज़रूरत थी क्योंकि हमें मेंटेनेंस हैंडओवर लेना था और अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट को कम लाना। हमारे और बिल्डर श्री सौरभ अग्रवाल जो कि किंग्सफोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के MD हैं, उनसे हमारी एक डील हुई थी जो कि लिखित में एक MOU एग्रीमेंट के रूप में हुई थी, जिसमें 2 मुख्य बिंदु थे। पहला बिंदु था हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे दोनों तरफ से पानी आता है, उस तरफ किंग्सफोर्ड, उस तरफ हमारे करियन सोसाइटी, वहाँ से बहुत पानी आता है, इधर हमारा गैलेरिया सोसाइटी, वहाँ से बहुत पानी आता है। हाल ही में आप सभी ने अगर सुना हो तो गुड़गांव में एक पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई जहाँ पर भारी जनत्रासदी हुई और बहुत भारी जान माल का नुकसान हुआ। फिर देखा गया कि बहुत सारी अथॉरिटीज़ ने एक दूसरे के ऊपर इस चीज़ को फेंकना चालू कर दिया और अंततः एक आम नागरिक, एक आम इंसान जिसने अपनी गाड़ी कमाई से एक फ्लैट खरीदा था, ना सिर्फ उसका पैसा गया, उसका परिवार और उसकी जान माल की हानि हुई। अभी हाल फिलहाल में इंडिया टुडे में मैंने देखा कि एक आर्टिकल आया था जिसमें ये डिमांड की गई है कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना पड़ेगा और इस स्ट्रक्चरल ऑडिट में जितना भी हमारे बिल्डिंग में सीपेज है, दीमक है, हमारे जो पिलर्स हैं, आपको नीचे जाके मैं दिखाऊंगा, हमारे पिलर्स बीच से फटने लगे हैं, क्रैक्स आने लगे हैं, दीमक आने लगी है। तो हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑडिट के अंदर इन सारी चीज़ों को हम कवर करें और वापस से बिल्डर से हम ये डिमांड करते हैं, साथ ही GDA से और अथॉरिटीज से भी ये डिमांड करते हैं कि ऐसी जितनी भी सोसाइटीज़ क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर या पूरे गाजियाबाद में, पूरे भारतवर्ष में हैं, ऐसी सोसाइटीज़ का स्ट्रक्चरल ऑडिट समय रहते कराया जाए ताकि कोई दूसरा जनत्रासदी जो कि गुड़गांव में इस प्रकार का कोई कार्य ना हो। हम लोग आम लोग हैं, 9 to 5 जॉब्स करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता अमूमन कि हम जाके बिल्डर से भिड़ें। साथ ही साथ एक डर और सताता है कि जिस सोसाइटी में हमने अपने 50-60 लाख रुपए पूरी जीवन की पूंजी लगा दी, अगर मीडिया में उसका नाम उछलेगा तो क्या होगा, ये भी हमारा डर है। तो सभी पत्रकार बंधुओं से मेरी ये विनम्र निवेदन है कि जितने नर्म शब्दों में आप हमारी सोसाइटी और उस पर फिक्स मेंटेनेंस चार्जेस भी वसूले जाते हैं, जो कि उपभोक्ता फोरम के हिसाब से, उपभोक्ता नियमों के हिसाब से जो चीज़ आप पर है नहीं वो बेचना एकदम अनैतिक है। मैंने अपनी एसोसिएशन से इस चीज़ के बारे में सोचा था कि लिखत में वो कंज्यूमर फोरम में डालेंगे। यहाँ बहुत सारे रेजिडेंट हैं, मुझे नहीं पता, आप किसी रेजिडेंट से भी पूछ सकते हैं कि क्या उपभोक्ता फोरम में आज तक कोई लिखत में शिकायत की गई है हमारी उस 400 के ऊपर बिजली के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जो आपने हमें ये दिखाया, इसकी फोटो कॉपी मैं आपका लेवल कर मैं आपको भी व्हाट्सएप करूँगा, ओरिजिनल कॉपी हम व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ व्हाट्सएप कर देंगे। तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं कुछ हमारे पास हर चीज़ का एविडेंस होना चाहिए। नहीं तो हमारी पार्टी जो है सिर्फ बोला आपने, लिखित रूप में कोई समाधान नहीं। ऐसा सिस्टम मेरे को मालूम ही नहीं है। हम तो ये मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है उनको बता दिया जाता है, वो कह रहे ठीक है ठीक करा देंगे, तो इतनी फिर मैंने चलो अभी वो बिल्कुल ठीक बात है। आपकी मेंटेनेंस की दिक्कत आती है, आपने किसी से कहा, उन्होंने कहा, अगर उन्होंने नहीं कराया तो फिर क्या करोगे आप?
जिम्मेदारी होगी ना देखिए ऐसा है कि सब जगह से ज़्यादा चेंजेज आते रहते हैं, हम तो इसके चक्कर में पड़ नहीं सकते। ऐसे है ना यहाँ सोसाइटी के अंदर इसके लिए 12 टाइम पे जब यहाँ पानी भरा था तब कटिंग लिखवाई थी। मैं भी आज मेरे साथ साक्ष्य के रूप में है। आप जीडीए से भी मिले क्या? मैंने जीडीए को लिखित में ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू 2019 में जब तक मैं अध्यक्ष था पहली शिकायत की थी। तब से आज तक मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ के एसोसिएशन ने मुझे ऑफिशियल, जो कि मैं यहाँ का मेंबर हूँ, उसके बावजूद ऑफिशियल मेल आईडी से बाहर कर रखा है। तो मुझे पता ही लगता क्या होता है। अल्टीमेटली जब मैंने पता करने की कोशिश करी तो जमीन में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आज तक हमसे पिछले 2.5 सालों में हमारे बिल्डर ने बैठ के फेस टू फेस मीटिंग तक करना सही नहीं समझा। हैंडओवर के बाद जो दिक्कत आ रही है उसकी जिम्मेदारी आरडब्ल्यू लेगा या आप लोग? देखिए, हैंडओवर के बाद हमने मेंटेनेंस का हैंडओवर लिया है, सोसाइटी के रोज के रखरखाव का हैंडओवर लिया है। हमने सोसाइटी के पूरे कैंपस का या कंपाउंडिंग का हैंडओवर नहीं लिया है। मैं इस चीज़ को पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। हैंडओवर 2 प्रकार के होते हैं। पहला हैंडओवर सोसाइटी के रोज के नियमित रखरखाव का हैंडओवर होता है। दूसरा हैंडओवर होता है जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर और कॉमन एरिया मेंटेनेंस का हैंडओवर लिया है। कॉमन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर का हैंडओवर हमने नहीं लिया है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना क्या दिक्कत जो आ रही है, जीडीए से इस बात की शिकायत की गई, बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, यह कहना बड़ा मुश्किल है। शिकायत तो की गई है, लेकिन हमें वांछित रिपोर्ट और वांछित रिजल्ट अभी तक तो नहीं मिलता दिखा। तो ये क्या प्रूफ है आपने जीडीए को कंफर्म करवाया? देखिए, जीडीए को शिकायत की उन्होंने गई। कोई लेटर दिया आपको? देखिए, जीडीए को शिकायत दी गई, इसका लेटर और साक्ष्य अगर होगा तो हमारी एसोसिएशन के पास होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है, तो मुझे 500 रुपए की एक रसीद कटा के, जो कि कॉमन काम है, 500 रुपए की एक रसीद कटा के बड़ी मुश्किल में यहाँ बैठने की जगह कर दी गई है। तो यहाँ से पता लगता है कि किस प्रकार के लोग एसोसिएशन को चला रहे हैं। क्या ये कॉमन मुद्दा नहीं था? कॉमन मुद्दे के लिए कॉमन एरिया में बना क्लब मुफ्त में अवेलेबल होना चाहिए था पैसे के साथ। पूरी इसके एसोसिएशन के अंदर कितने परिवार रह रहे हैं? यहाँ पर 132 परिवार यानी 132 फ्लैट हैं। तो उन लोगों को कोई शिकायत नहीं है जो पानी से नीचे इसकी है ना, तभी जो बुजुर्ग हैं संडे में जो खाली वो आए, बाकी ज़्यादातर लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लोग थोड़ा कम आए। अब आपको से लिखित में एमओयू किया था, उसमें हमारी 650 किलोवाट बिजली बेची गई, लगभग 20 से 25 हज़ार प्रति किलोवाट के हिसाब से। और हमें सिर्फ और सिर्फ 200 किलोवाट बिजली 2018 में एमओयू के दौरान दी गई थी। और ये कहा गया था कि जब भी हम उसकी डिमांड करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड पे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो बिल्डर की होगी, हमें देगा। मैंने तब से अब तक कम से कम मेरी एसोसिएशन में कम से कम 20 बार लोगों से लिखित में कन्वर्सेशन किया होगा, लेकिन आज तक ना तो हमें वो बिजली मिली। आप यहाँ से समझिए, 132 परिवार रहते हैं और 200 किलोवाट बिजली है। अगर एक एसी हर परिवार चला दे तो इस पूरे सोसाइटी का बिजली चला जाएगा। तो हमारा प्राइम मुद्दा ये है कि हमें हमारी बेची गई बिजली जो आपके पास थी ही नहीं, आपने सीआईटीएल से खरीदी नहीं और हमको बेच दी, कंज्यूमर फोरम के हिसाब से, उपभोक्ता फोरम के हिसाब से ये अनैतिक है। जो चीज़ आपके पास है नहीं वो बेच दी, और उसके साथ उसके ऊपर मंथली मेंटेनेंस भी लिया गया, मंथली फिक्स चार्ज वसूला गया। आज 5 सालों में हमारी वो 400 किलोवाट बिजली हमको नहीं दी गई। हमको हमारा स्ट्रक्चरल ऑडिट करा के नहीं दिया गया। हमारे यहाँ सीपेज के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ हमारी लिफ्ट्स की पिट्स को रिपेयर करा दिया गया, खाना पूर्ति कर दी गई। इसके अलावा किसी भी प्रकार का सहयोग जो हम अपेक्षित करते थे, अगर हम एक बिल्डर से, एक रेप्यूटेड बिल्डर से लिखित में एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक लॉ अबीडेंट सिटीजन से लिखित में एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमारी अपेक्षा क्या होगी कि वो पूरा होगा। उसके बाद अगर हम 9 to 5 लोग, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, हमें अगर इस आंकड़े पर करना पड़ रहा है तो मैं इसमें प्रशासन का पूरा लूपहोल मानूंगा। अगर प्रशासन का इतना दबाव बिल्डर्स के ऊपर होता तो आज एक नागरिक होने के नाते मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को ये बात ना पहुँचानी पड़ती। क्या जीडीए को नहीं पता है कि यहाँ पानी भरता है? अगर जीडीए को पता है तो जीडीए ने स्वयं क्या कार्रवाई की? जो आपके पास में जो बिजली का लेटर लिखा हुआ है कि इतनी बिजली इनको देंगे, लिख दिया मतलब बिल्डर ने, वो आपके पास अवेलेबल है? हाँ जी, मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, इस समय पर अवेलेबल है, जो कि स्टैम्प पेपर पे बाकायदे लिखित में हमने लिया था और मैं आप लोगों को वो चीज़ साझा करता हूँ। ये हमारा एमओयू है
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इसमें